अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका कंटिन्यू मैकेनिक्स मैथ 49 लेक्चर नंबर 3B। ये वाला जो लेक्चर है ना, इसके अंदर आपके पास जो है ना, ये असाइनमेंट नंबर 1 है। बेशक इसको प्रॉब्लम सेट 1 कर लें। ये आपके पास ग्रेड असाइनमेंट नहीं है, ये आपके पास ग्रेडेड असाइनमेंट नहीं है। अब देखें, जैसे पहला क्वेश्चन है ना, इसमें इसने कहा हुआ है जी कि एप्सिलॉन आई जे के को ऐसे इस डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। क्वेश्चन पहले जरा अंडरस्टैंड कर लें। इसने कहा एक्सप्लेन फुली, इसमें प्रूफ नहीं पूछा, प्रूफ अभी हो भी नहीं सकता। प्रूफ होपफुली आपकी जो प्रॉब्लम सेट 2 या असाइनमेंट नंबर 2 जो होगी ना, उसके अंदर होगा। असाइनमेंट नंबर 2 में होपफुली प्रूफ होगा। आंसर तुमने दे दिया है। इसमें वेरिफिकेशन है, वो अब कैसे करनी है। और एक चीज मैं बता दूं, ये थोड़ा सा हिंट देने से पहले, ये जितने भी क्वेश्चन है करने जरूरी है। ये नहीं मैं कह रहा कि ग्रेड अच्छा आ जाए या आपकी जो ग्रेडेड असाइनमेंट है वो आपसे अटेम्प्ट हो जाए। इसमें काफी सारे फार्मूले हैं जो आगे जाके डायरेक्ट हमने यूज करने हैं। बेशक वहां पे डायरेक्ट यूज हो, लेकिन एक तसल्ली हो कि हाँ आपको प्रूफ पता है, आपने रटा नहीं लगाया हुआ। इधर पहले इसका पैटर्न देख लें। यहाँ पे देख लें, ये आपको पता है कि अल्टरनेटिंग सिंबल है। और ये आपको पता है, ये इंडिसेस, ये आई जे के जो हैं, ये जब साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं, और साइक्लिक ऑर्डर क्या बनता है आपके पास, 1 2 3 बनता है, 3 1 2 बनता है, 2 3 1 बनता है। तो उस सिचुएशन में ये जो आपके पास इसकी अल्टरनेटिव सिंबल की वैल्यू क्या होती है, +1। तो अब यहाँ पे देख लें, ये आई जो आपके पास है, ये फर्स्ट कॉलम में अपीयर हो रहा है, जे जो है ये सेकंड कॉलम में अपीयर हो रहा है, के जो है थर्ड कॉलम में। ये रटा नहीं लगाना, ये पैटर्न है। लेकिन फॉर एग्जांपल, अब इसको कैसे चेक करना है। फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन 1 2 3, तो जब आप करेंगे एप्सिलॉन 1 2 3, तो फिर ये आपके पास होता है, आंसर तो पहले ही पता है 1 है। ये नहीं कि ये डिटर्मिनेंट 1 के बराबर आना चाहिए। ये नहीं कि जब आई को 1 करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। जे को 2 करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। के को 3 करेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। फिर वैल्यूट कर लें। क्रॉनिकल डेल्टास अंदर है, वो भी आपको पता है। इंडिसेस सेम होता है तो आंसर 1 आता है, डिफरेंट हो तो क्या होता है, 0। तो इसी तरह से चेक कर लीजिएगा, एप्सिलॉन 3 1 2 की वैल्यू वो भी +1 आएगी। इसी तरह से चेक कर लीजिएगा, एप्सिलॉन 2 3 1 वो भी 1 आएगा। उसके बाद एंटी साइक्लिक करेंगे, तो उसमें एप्सिलॉन 2 1 3 वो -1 होगा, एप्सिलॉन 1 3 2 वो भी -1 होगा, एप्सिलॉन 3 2 1 वो भी -1 होगा। तो ये डिटर्मिनेंट यानी कि -1 के बराबर आएगा। अब कोई भी दो इंडिसेस ले लें, आपको पता है ये होता है किसके बराबर, 0 के बराबर। अगर कोई दो इंडिसेस सेम लें, फॉर एग्जांपल मैं आई भी 1 लेता हूँ, जे भी 1 लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 1 1, जे भी 1 1 1। तो यहाँ पे देख लें, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 1, ये भी डेल्टा 1 1, ये डेल्टा 2 1, ये भी डेल्टा 2 1, ये डेल्टा 3 1, ये भी डेल्टा 3 1। और अब ये देखें, आपको पता है कि दो आपके पास जो है कॉलम जब आइडेंटिकल होते हैं किसी डिटर्मिनेंट में तो 0 होता है। और वैसे ही जब मैंने यहाँ पे मतलब है कि बता ही दिया आपको कि यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी आपके पास, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1। ये तो आइडेंटिकल हो गए ना दो कॉलम्स। वरना आप यूं भी कर सकते हैं इसको। इसको आप कर लीजिएगा, मतलब है कि ये आपके पास जब आ जाएगा 1 1, तो वो तो आपके पास, आपको पता क्या होता है, वो तो 1 ही होता है। ये भी 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1। फिर वैल्यूट कर लीजिएगा। यानी कि कई तरीके हैं, लेकिन आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। प्रूफ होपफुली अगली स्लाइड में आएगा। फिर ये दिया क्यों है, दिया इसलिए कि इसको यूज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है जी। फिर आपने ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पे वही वाली चीज हो रही है कि जे और जे देखें रिपीट हो रहे हैं, तो इस पे समेशन है, और राइट हैंड साइड पे जे अपीयर नहीं हो रहा। ये प्रूफ करना है। ये देखें, ये करने दोनों क्यों जरूरी है, उसने कहा यूजिंग 1 एंड 2, तो ये प्रूव करना है। यहाँ पे देखें, दो आपके पास अल्टरनेटिंग सिंबल है, ये भी अल्टरनेटिंग सिंबल है, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन आई जे के, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एप्सिलॉन आर एस टी। ये किसी डिटरमिनेंट के बराबर होता है, जो कि अगली स्लाइड पे है। ये देखें, आई जे के था ना, तो आई देखें यहाँ पे आपके पास फर्स्ट रो में आ रहा है, जे जो है आपके पास सेकंड रो में आ रहा है, के जो है आपके पास थर्ड रो में आ रहा है। आर एस टी था, वही वाली चीज है। आर आपके पास जो ये कॉलम वाइज आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, एस जो है सेकंड कॉलम में आ रहा है, टी जो आपके पास थर्ड कॉलम में आ रहा है। ये रट्टा नहीं लगाना, ये प्रूफ करना है। अब वो कहता है यूजिंग 3, मतलब ये जो पिछला क्वेश्चन है, डिड्यूस द रिजल्ट, ये भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। एप्सिलॉन आई जे के तो मुझे यहाँ भी नजर आ रहा था, जैसे यहाँ पे आई था, यहाँ पे जे था, यहाँ पे के था। यहाँ पे आर एस के है, ये आर है, यहाँ पे एस है, लेकिन ये टी की जगह जो है ना, यहाँ पे के आ रहा है, मतलब टी इज इक्वल टू के लिया गया है। अब देखें, के और के पे समेशन आ गई, के और के पे समेशन आ गई, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या चीज है, यहाँ पे के अपीयर नहीं हो रहा। इसको कहते हैं डेल्टा एप्सिलॉन आइडेंटिटी। ये बहुत ही ज्यादा यूज होनी है, और इस चीज को नहीं अपने दिमाग में रखना कि इसको रटा लगाना जो भी है, ये बहुत ज्यादा यूज होनी है। इसका प्रूफ आना चाहिए, अच्छी खासी यूज होगी। इस एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन है जिसमें यूज होगी, तो आपको इसका प्रूफ आना चाहिए। वैसे डायरेक्ट लिखना हो उसका तरीका है, सुन लीजिए। के और के पे समेशन है,
के यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा। यहाँ से ध्यान से देखें, फर्स्ट इंडेक्स कौन सा आई है, यहाँ से आर है, तो ये आई आर इकट्ठे हैं। यहाँ से सेकंड इंडेक्स कौन सा है, जे है, यहाँ पे एस है, जे और एस इकट्ठे हैं। और यहाँ पे देख लें, यहाँ से फर्स्ट क्या आई, वो आई ही है, यहाँ पे भी फर्स्ट ही है, यहाँ पे जे फर्स्ट है, अभी भी फर्स्ट ही है। ये आर और एस जो है यहाँ पे इंटरचेंज हो गए, एस और आर बन गए। ये मैंने बता दिया, ये दोबारा सुन लीजिएगा, इसको कहते हैं एप्सिलॉन डेल्टा आइडेंटिटी। आगे मैंने वही क्वेश्चन पूछा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया था, लीनियर अलजेब्रा में कराया था। अगर क्यू आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर है, तो प्रूव कर दें कि उसका डिटरमिनेंट +-1 है। ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक से है, ठीक है जी। और हिंट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा ये क्या चीज़ है, लेकिन ये है कि इसका लिंक रोटेशन मैट्रिक्स है, और वही मैंने इस लेक्चर में करानी है। वैसे तो इसमें ये सारे आपके क्वेश्चन ही हैं। ये देखें 7th क्वेश्चन, वो कहता है प्रूव दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ट्रांसफॉर्म इन द सेम वे एज द बेसिस वेक्टर्स अंडर द चेंज ऑफ बेसिस। कंपोनेंट्स की हमने अभी बात नहीं की है कि कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। हाँ, चेंज ऑफ बेसिस की बात फिर भी हम कर रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यह है, गुड न्यूज़ ये है कि 7th क्वेश्चन आपका क्लास में ही हो जाएगा। ये देखें, ये आपने जो है ना ये गिवन है, और यहाँ पे आपने ये प्रूव करना है। इसमें डेल्टा एप्सिलॉन आइडेंटिटी यूज होगी, लेकिन एक जरूरी चीज, इसमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज यूज हो रही हैं। सिमेट्रिक होती है जिसका ट्रांसपोज वो खुद होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है जिसका ट्रांसपोज उसका नेगेटिव होता है। वही चीज यहाँ पे शो की हुई है। फिलहाल मैंने इतना ही इसका हिंट दिया है, इसके अलावा इसमें डेल्टा एप्सिलॉन आइडेंटिटी यूज होगी। यहाँ पे वो कहता है जी कि इंडेक्स फॉर्म या एडिशनल फॉर्म इसकी निकालें। ये जो आपका डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है जी, डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट, और प्रूव करना है कि ये वाली चीज जो आपके पास है इसी डिटरमिनेंट के बराबर है। मैं तेज इसलिए जा रहा था कि मैं असल में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इंडिकेट करना चाह रहा था, जो आपने वैसे भी देखे इंडेक्स नोटेशन यूज करके तो प्रूव कर दिए थे। ये देखें, ये है वो क्वेश्चन। वी कहता है जी कि एंगल्स बना रहा है अल्फा बीटा गैमा विद E1 E2 E3, तो प्रूव ये करना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा 1 के बराबर है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वी। वी कहता है ऑर्थोगोनल टू डब्ल्यू है इन R3, यानी कि परपेंडिकुलर है। तो प्रूव ये करना है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल टू 0। इनको प्रूव कीजिएगा, खुद देखिएगा ये लेंथी होंगे। वो जो दो आप हिट करते थे क्यूज, और उनमें एक इंडेक्स जो रिपीट होता था फिर क्रॉनिकल डेल्टा बनता था, उस फार्मूले से तो आप कर ही चुके हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये उसके मुकाबले में लेंथी होगा, चीज ये वही है। ये लीजिए, वो कहता है मोर डिटेल्स फ्रॉम स्लाइड नंबर 4 लेक्चर 3A। देखें, ये भी स्लाइड 4 ही है, ऐसा ना हो कि ये कंफ्यूजन हो जाए। ये जो 3A पे था ना आपका मामला, या जो स्लाइड 3A लेक्चर की स्लाइड नंबर 4 थी, ये कहना चाहिए स्लाइड 4 थी लेक्चर 3A की, उसके ऊपर जो चीज थी उसकी डिटेल है। उसमें क्या था, उसमें रोटेशन मैट्रिक्स का जिक्र था, जिसका कहा गया था जी वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन देती है, उसकी डिटेल आने लगी है। ये है जी रोटेशन ऑफ एक्सिस। पहले डायग्राम को समझ लें। ये देखिए, मैं डिटेल अब यहाँ पे देने लगा हूँ क्योंकि वहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ था। ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ब्लू वाले, फिर इनको रोटेट कर दिया गया काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल थीटा। ये जो एक्स एक्सिस है इसकी नई पोजीशन, या ये कहना चाहिए ओ एक्स की नई पोजीशन ओ एक्स डैश हो गई, ओ वाई की नई पोजीशन ओ वाई डैश हो गई। अब ये पॉइंट पी है, इसकी दो रिप्रेजेंटेशंस है, एक ओल्ड सिस्टम में है विच इज एक्स वाई, एक नए सिस्टम में विच इज एक्स डैश वाई डैश। अब यहाँ पे देखें कि ये x क्या है। x जो होता है ना आपके पास, या x कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस दे रहा होता है आपको फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस या y एक्सिस। ये है जी ओल्ड सिस्टम में x की वैल्यू, या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल x। ये है जी y। y कोऑर्डिनेट आपको डिस्टेंस दे रहा होता है फ्रॉम द x एक्सिस। ये तो ओल्ड सिस्टम। न्यू सिस्टम में भी वही आपने करना है, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें x डैश एक्सिस पे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें y डैश एक्सिस पे। अब वही वाली बात है, x डैश जो आपके पास आ जाएगा ये डिस्टेंस हो जाएगा y डैश एक्सिस से, y डैश आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द x डैश एक्सिस। अब बेशक नीचे पढ़ लें, वो कहता है x कोऑर्डिनेट गिव्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। y कोऑर्डिनेट गिव्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। और वो कहता है इफ द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है लेकिन देख लें इस तरह से है ना, काउंटर क्लॉकवाइज है, यही इंपॉर्टेंट है। देन एवरी पॉइंट ऑफ द प्लेन हैज टू रिप्रेजेंटेशंस, इसकी दो रिप्रेजेंटेशंस होंगी, ओल्ड सिस्टम है नए सिस्टम में। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई इन द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक्स डैश वाई डैश इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब प्रॉब्लम सारी ये है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई ऑफ वन कोऑर्डिनेट सिस्टम
विद एक्स डैश एंड वाई डैश ऑफ द अदर। वो अगले जो जो है ना आपकी स्लाइड, उस पे जुमला कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे नहीं। अब ये मेन चीज यहाँ पे कि ये क्यों करवाया जा रहा है। ये देखें, ये वैसे मैं बोर्ड पे करता था, लेकिन मैं वही कर रहा हूँ ना कि जो स्टूडेंट्स रिमोटली इसको अब अंडरस्टैंड करेंगे उनके लिए मसला ना हो, बजाय के क्लास वालों को मैं बोर्ड पे करके दूं। क्लास वाले भी यहीं से देखेंगे जो क्लास में बैठे होंगे, और जो रिमोटली कर रहे हैं मामला या ऑनलाइन कर रहे हैं वो भी यहीं से देखेंगे। वो मैं बोर्ड पे करता था, अब मैंने यहाँ पे डिटेल दे दी है। चलें जी, ये मसला सारा ये है कि ये जो आपके पास है एक्स और वाई और एक्स डैश वाई डैश, लेकिन देखें ये मैं सिंपल लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, मतलब कॉम्प्लिकेट मैंने अभी भी नहीं करना। एक वेक्टर है ओपी जो यहाँ पे ड्रॉ नहीं हुआ हुआ, ध्यान से देखें। एक वेक्टर ओपी है स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंडिंग एट टी। इसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, एक्स वाई बनेंगे ओल्ड सिस्टम में, एक्स डैश वाई डैश बनेंगे न्यू सिस्टम में। उसी वेक्टर के कंपोनेंट्स नए सिस्टम में और ओल्ड सिस्टम में, आपस में इनका लिंक करना है, क्या इनका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, दिस इज द क्वेश्चन। ये जो पीछे से जुमला जो आ रहा था ना, एंड एक्स डैश एंड वाई डैश ऑफ द अदर, ये वो है। अब वो देखें, उसने कहा कंसिडर द वेक्टर ओपी। अब देखें मैं पीछे नहीं जा सकता, वहां ड्रॉ नहीं हुआ लेकिन ओ टू पी है, यही होगा ना, यही मैं कह रहा था ना, उसके कंपोनेंट्स हैं। ये वेक्टर होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, पी पे एंड होता है, और ये इसके कंपोनेंट्स बनते हैं। और यहाँ पे देख लें ये कैसे लिखा हुआ है, एक तो वही वाली बात है, इवन ई टू बेसिस वेक्टर्स हैं, एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, ये लीनियर जबर से आ गया। दूसरा ये है कि यहाँ से देखें, ध्यान से सुने अब जरा, एक्स को कॉमन निकाले हैं तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 बनता है, यहाँ पे बनता है आपके पास 0। तो एक्स टाइम्स 1 0, एक्स इवन, इवन इज 1 0, यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस। y को कॉमन निकालें तो यहाँ पे आपके पास जो y का कोफिशिएंट है यहाँ पे बन जाता है 0, यहाँ पे 1। तो y टाइम्स आ जाएगा 0 1 या y टाइम्स e2। ठीक हो गया जी, ये है जी वो वेक्टर। ये तो है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जाहिर बात है कि जो नया सिस्टम आया है रोटेशन के बाद, उसमें x डैश y डैश होगा, लेकिन ये अब किसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ये होगा जी x डैश e1 डैश प्लस y डैश e2 डैश। अब देख लें, इस कोर्स में तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये क्योंकि वैसे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो यहाँ बताया हुआ है कि न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम e1 डैश एंड e2 डैश, ये भी यूनिट वेक्टर्स हैं, ये भी बेसिस वेक्टर्स हैं। यहां से देख लें, e1 है यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस, e1 डैश को आप कह सकते हैं यूनिट वेक्टर लॉन्ग न्यू एक्स एक्सिस यानी कि एक्स डैश एक्सिस। e2 है यूनिट वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस, e2 डैश को आप कह सकते हैं यूनिट वेक्टर लॉन्ग वाई डैश एक्सिस, ठीक है, या न्यू वाई एक्सिस कह लें। एक और चीज ध्यान से देखें, e1 का और e1 डैश का, ये मैंने यूज करना है अभी से बता रहा हूं, e1 का e1 डैश के दरमियान जो एंगल है थीटा है, रोटेशन थ्रू थीटा हुई है, काउंटर क्लॉकवाइज हुई है। E1 डैश और E2 के दरमियान जो एंगल है, ध्यान से देखें, E1 डैश और E2 कह रहा हूं, ये है जी पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल था 90 डिग्री, इसमें से थीटा निकाल दें तो ये बन जाता है पाई बाय 2 माइनस थीटा। E2 और E2 डैश का एंगल जो है यहाँ पे बन रहा है थीटा, रोटेशन ही थीटा की हुई है। इसको भी देख लें, ये जो आपके पास E1 है, इसका और E2 डैश के दरमियान एंगल क्या होगा, E1 और E2 डैश, यहां से लेके यहां तक तो हो गया 90 डिग्री, आगे थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब यहाँ पे देख लें, ये क्योंकि बेसिस है, एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, इवन डैश भी लिखा जा सकता है एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इवन ई2। अब तो ये आसान लग रहा होगा, आप तो इसको क्यू के लिहाज से लिखते रहे, और यहाँ पे देख लें जो पहला इंडेक्स है यहाँ पे शो भी नहीं हो रहा। सिंपल ये है, अब करना ये कि K1 K2 निकालने हैं, ये हमारा टारगेट है कि क्या K1 K2 निकल सकते हैं। अब यहाँ से देखें K1 K2 कैसे निकलेंगे, यहाँ पे आपने ये करना है जो मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा में टेक्निक बताई थी, कि जो आपके पास K1 निकालना है ना, K1 के साथ वाला जो वेक्टर होता है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। उसकी रीजन है, ये देखें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ E1 से, इधर भी डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ E1 से, इधर भी डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ E1 से, ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, क्योंकि एंगल इनके दरमियान 90 डिग्री का है, cos पाई बाय 2 हो जाता है 0। यहाँ पे आप करेंगे लेंथ ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ द सेकंड वेक्टर टाइम कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, जो कि 0 है, cos ऑफ 0 इज 1, तो आंसर 1। सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लें, E1 डॉट E1 1 हो गया, तो K1 क्या आ गया आपके पास, E1 डैश डॉट E1। लेकिन ये है क्या, जब दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज जस्ट द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और वो एंगल सिर्फ डायग्राम से नजर आएगा, इसलिए बता रहा था। E1 डैश और E1 के दरमियान एंगल क्या, थीटा, दिस इज cos थीटा, तो K1 साहब आ गए cos थीटा। इसी तरह से ये भी देखा जा सकता है। अब इसको मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ है, मैं जुबानी बोलने लगा हूँ, ध्यान से सुन ले। K2 निकालना है, इसके साथ जो आपके पास वेक्टर है उसके साथ डॉट ले लें, आप E1 डैश का डॉट E2 से लेंगे, ये 0 हो जाएगा, E1 डॉट E2 0 हो जाएगा, यहाँ पे K2 आ जाएगा, वो आ जाएगा कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन E1 डैश एंड E2। अब E1 डैश ये था, E2 ये था, एंगल इनके दरमियान पाई बाय 2 माइनस थीटा था, तो व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, वैसे तो साइन थीटा होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है।
लेकिन अब इसमें आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपको बताओ, वो होता है कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। कॉज अल्फा माइनस बीटा का बताया, तो कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा कॉज ऑफ पाई बाय टू कॉज ऑफ थीटा, वो तो हो गया जीरो, प्लस साइन पाई बाय टू साइन थीटा, साइन पाई बाय टू होता है आपके पास वन, और यहाँ पे देख लें साइन थीटा आ गया। तो ये चीज अब आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से k1 cos थीटा यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, k2 sin थीटा यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। ये ले जी, E1 डैश की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ E1 एंड E2। अच्छा, अब इसी तरह से आपने ना E2 डैश को भी निकालना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 एंड E2। तो मैं जुबानी बोलने लगा हूं, ध्यान से सुनने जरा। आप कॉपी पेंसिल पास रखें, निकल आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आप लिखेंगे E2 डैश इज इक्वल टू, ध्यान सुने, E2 डैश इज इक्वल टू लिख लें C1 E1 प्लस C2 E2, ताकि K1 K2 ना लें, ताकि इससे कंफ्यूजन ना हो जाए। C1 E1 प्लस C2 E2। अब C1 कैसे निकालेंगे, C1 निकालने के लिए E1 से दोनों तरफ डॉट लेंगे, जैसे यहाँ पे भी लिया था। तो वो आपके पास आ जाएगा, पहले क्या आया था, K1 क्या आया था, K1 आपके पास आया था E1 डैश डॉट E1। तो आपके पास यहाँ पे जो C1 आएगा ना, वो आ जाएगा E2 डैश डॉट E1, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपके पास E2 डैश होगा, E2 डैश डॉट E1। अब E2 डैश और E1 का क्या होगा एंगल, ये देखिए, ये E2 डैश, ये E1, एंगल बनता है यहां तक पाई बाय टू आगे थीटा, यानी कि पाई बाय टू प्लस थीटा। एंड व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब ये कैसे आ गया, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। इसी तरह से जब आप करेंगे cos ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, ये हो जाएगा cos ऑफ पाई बाय टू cos ऑफ थीटा, वो तो फिर जीरो हो गया, cos पाई बाय टू जीरो। लेकिन अब क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो माइनस साइन पाई बाय टू साइन थीटा, और साइन पाई बाय टू होता है आपके पास वन, तो माइनस साइन थीटा। तो ये पहला आपके पास जो कॉफिशिएंट आएगा, E2 डैश की बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं कर रहा, माइनस साइन थीटा आएगा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ पे C2 लिखा हुआ है, तो उसके लिए डॉट प्रोडक्ट लेंगे E2 से। C2 आपके पास आ जाएगा E2 डैश डॉट E2, E2 डैश डॉट E2, और वो क्या होगा, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन व्हाट, E2 एंड E2 डैश, वो cos थीटा बनता है। तो ये मैंने जुबानी कर दिया है, ये माइनस साइन थीटा होगा, ये cos थीटा होगा, जब आप E2 डैश को लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2। अगली स्लाइड पे देखते हैं, ले जी, यही है, ये मैंने चेक लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सारा बता दिया आपको। और ये नोटेशन भी चल जाती है, ये वाली नोटेशन भी चल जाती है, मतलब कि आपने इस तरह से लिखना है, वेक्टर की फॉर्म में लिखा है तो ये पहला कंपोनेंट, दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक हो गया जी। अब यहां से देखें, ये था जी ओपी वेक्टर, और ये देखें ये नए सिस्टम में था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 डैश एंड E2 डैश, ठीक हो गया। इसके अलावा ये वाली चीज आपके पास आ रही है कि ये नए सिस्टम में था आपके पास, और जब ये नए सिस्टम में था तो आपने E1 डैश की वैल्यू क्या निकाली थी, पिछली स्लाइड में मैं नहीं जा सकता, आप देख लीजिएगा, लेकिन ये निकाली थी cos थीटा E1 प्लस sin थीटा E2। इसी तरह से E2 डैश की वैल्यू ये तो ऊपर लिखी हुई है, E2 डैश एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 ये आया था माइनस sin थीटा E1 प्लस cos थीटा E2। ये जो टिक लगा हुआ है ना, ये इसलिए कि अब E1 वाली टर्म इन्होंने सेपरेट कर ली, E1 को कॉमन निकाला है, x डैश cos थीटा विच इज दिस वन माइनस y डैश sin थीटा विच इज दिस वन। इसी तरह से E2 वाली टर्म यहाँ पे देख लें, इकट्ठी कर ली गई है, E2 कॉमन निकाला हुआ है, x डैश ऑफ sin थीटा यहाँ पे देख लें, एंड प्लस y डैश इंटू cos ऑफ थीटा। ये हो गया, ये तो था जी मामला किसमें, नए सिस्टम में। पुराने सिस्टम में ये लीनियर कॉम्बिनेशन था, ठीक है ना जी, पुराने सिस्टम में ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन था, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे देख लें, ये जो चीज आपके पास आ रही है इसके बराबर है। अब देखें इस पे ना कंफ्यूजन हो जाए कि जी इसमें तो मैंने बता दिया था जी कि जैसे एक्स वाई है तो एक्स को बाहर निकाले तो 1 0, वाई को बाहर निकाले तो 0 1। क्या E1 डैश और E2 डैश भी 1 0 0 1 है, नहीं, लेकिन वो यूनिट वेक्टर्स तो है ना, यूनिट वेक्टर्स तो है ना, तो ऐसे ही होता है ना, कंपोनेंट टाइम्स यूनिट वेक्टर प्लस कंपोनेंट टाइम यूनिट वेक्टर्स। ये मैंने थोड़ा सा और बता दिया ताकि यहाँ पे भी कंफ्यूजन ना हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही ओपी वेक्टर है, इसके बराबर भी है, वही ओपी वेक्टर है, इसके बराबर भी है, और वही ओपी वेक्टर इसके बराबर भी है जब E1 डैश और E2 डैश लिखे गए हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखे गए थे, तो अब यहाँ पे देखें, फिर से एक बार देख लें इसको जो मैंने अभी बात की है। ये ओल्ड सिस्टम में है ओपी विच इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 एंड E2, ये नए सिस्टम में है, ठीक है जी। अब दोनों ओपी के बराबर है, लेकिन यहां से मैं ये नहीं कह सकता कि x डैश जो है x के बराबर है। ध्यान सुनिए ये वाली बात, y डैश y के बराबर है, क्यों, कि बेसिस फर्क है, यहाँ पे तो E1 डैश है, यहाँ पे E1 है,
यहाँ पे E2 डैश है, यहाँ पे E2 है, लेकिन इसको जरा ध्यान से देखें, ये वाला। जब आपने E1 डैश को लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया E1 E2 का, जब आपने E2 डैश को लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया E1 E2 का, और उसके बाद E1 E2 कॉमन ले लिया, अब तो वही सिचुएशन है ना, वही सिचुएशन मुराद ये है, यहाँ पे सारे का सारा कंपोनेंट है, यहाँ पे बेसिस वेक्टर है विच इज E1, यहाँ पे वही है। यहाँ पे सारे का सारा कंपोनेंट है, यहाँ पे बेसिस वेक्टर है E2, वो भी यहाँ पे भी यही है। अब दोनों वेक्टर सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस वेक्टर भी सेम है, वो तभी हो सकते हैं अगर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट भी सेम हो। फिर सुन ले, दोनों वेक्टर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस वेक्टर भी सेम है, E1 E1 E2 E2, वो तभी हो सकते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट भी सेम हो, ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर हो, ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर हो। अब ध्यान से देखें, लिखा है वन शोज दैट, यहाँ पे देख लें, अगर वाकई ये दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर तभी सेम हो सकते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम हो, प्रोवाइडेड कि ये बेसिस वेक्टर भी सेम हो, जो कि है। इसका मतलब x जो है एग्जैक्टली इसके बराबर है, ये लिखा हुआ x इक्वल टू x डैश ऑफ cos थीटा माइनस y डैश ऑफ sin थीटा। ये भी आप कह सकते हैं कि आपने कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिए E1 के, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है जी। और या दोनों तरफ x कंपोनेंट को कंपेयर कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे देख लें, अब कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें आप E2 का, E2 का यहाँ पे देख लें कोएफिशिएंट है x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा, यही है, x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा, यहाँ पे y के बराबर है। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे देख लें x डैश y डैश वर्टिकल आ रहा है, यहाँ भी x y वर्टिकल आ रहा है, यहाँ पे cos थीटा विच इज दिस वन माइनस sin थीटा विच इज दिस वन, sin थीटा विच इज दिस वन, cos थीटा विच इज दिस वन। अब आप जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x डैश cos ऑफ थीटा विच इज दिस वन माइनस y डैश sin थीटा विच इज दिस वन। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे तो आपके पास y आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x डैश ऑफ sin थीटा विच इज दिस वन प्लस y डैश इनटू cos थीटा। अब ये वाली जो चीज आपके पास आ रही है, इसको कहते हैं जी रोटेशन मैट्रिक्स। ये वाली मैट्रिक्स है, ये थी ना वो वाली जहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ था और आपको पता लग गया यहाँ पे डायग्राम में बकायदा काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ही थी। इसको कहा है विच गिव्स रोटेशन थ्रू एन एंगल थीटा काउंटर क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं जी रोटेशन मैट्रिक्स। और छोटी सी चीज देखें, सपोज करें रोटेशन हो ही नहीं रही, इसका मतलब थीटा जीरो, अगर थीटा जीरो होगा तो यहाँ पे देख लें कॉस ऑफ जीरो वन हो जाएगा, कॉस ऑफ जीरो वन हो जाएगा, साइन ऑफ जीरो जीरो, साइन ऑफ जीरो जीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर एग्जैक्टली ये दोनों वेक्टर्स बराबर होंगे, यानी एक्स वाई जो वर्टिकल वेक्टर है एक्स डैश वाई डैश वर्टिकल वेक्टर के बराबर होगा या कंपोनेंट सेम होगा, रोटेशन तो हुई नहीं। तो ये लें, ये डिटेल मैंने दे दी। अब मैं चाह रहा था कि रट्टा ना लगाना पड़े कि ये रोटेशन मैट्रिक्स है, रट्टा ना लगाना पड़े कि ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन देती है, सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। ये लें जी कंटिन्यू मैकेनिक्स। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। हैप्पी एंडिंग हो गई। तो इस तरह से ये आपका खत्म हो गया लेक्चर नंबर 3 भी। अब होपफुली मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 4 में। अल्लाह हाफिज।